हाल ही में ध्रुव राठी का एक वीडियो वायरल हुआ। सबने मैसेज किया कि इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। भारत के भविष्य के सिचुएशन के बारे में इस वीडियो में बताया गया है, दिखाया गया है। पहले जान लेते हैं कि ध्रुव राठी कौन है। ध्रुव राठी जिनके 1.5 करोड़ के ऊपर सब्सक्राइबर है, एक एनआरआई लड़का जो जर्मनी में रहता है और जर्मनी में बैठ के भारत को क्रिटिसाइज कर रहा है, भारत के भविष्य के बारे में बता रहा है। और क्या बता रहा है, तो इस वीडियो में वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, वो डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है, वो तानाशाही की ओर जा रहा है। देखिए, आने वाले कुछ ही महीनों में लोकसभा के जनरल इलेक्शन है, उसके पहले इस तरीके का वीडियो बनाकर ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाना, लोगों का नजरिया बदलना गलत है। ऐसा नहीं कहता कि सरकार गलत नहीं है, लेकिन इस वीडियो में कुछ हद तक चीजें जो है वो सही है, लेकिन बहुत हद तक चीजें गलत दिखाई गई है। उनके बारे में सोचना समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में जानबूझ के सिक्कों के एक ही साइड को दिखाया गया है और आपका नजरिया बदलने की कोशिश की है। उन दूसरे साइड के बारे में क्या, जो इसके पहले भी इस देश में हुआ है, हो रहा है, इन सारे चीजों के ऊपर बात करना समझना जरूरी है, क्योंकि इस तरीके का वीडियो कहीं ना कहीं भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी ध्रुव राठी के डिक्टेटरशिप वीडियो को डिकोड करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी एक बाजू ध्रुव राठी ने दिखाने की कोशिश की और कौन सी बाजू छुपाई। उसके पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो, मेरा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है जय नाइक और आप देख रहे हैं जय नाइक टॉक्स। अब पहला एलिगेशन जो ध्रुव राठी के द्वारा लगाया गया है सरकार के ऊपर कि ये सरकार तानाशाही है। आने वाले समय में भारत जो है वो तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप कंट्री बनने वाला है, रशिया उत्तर कोरिया के जैसा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि तानाशाही मतलब डिक्टेटरशिप मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब एक ऐसी सरकार जो आपकी आवाज को दबाए, एक ऐसी सरकार जो आपको वो सारे बंधन डाल दे जो आपको एक फंडामेंटल राइट्स के द्वारा मिले गए हैं। आप लिख नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते सरकार के खिलाफ। अगर ऐसी जरूरत आपने की तो वो सरकार आपको उठा के जेल में डाल देगी या फिर आपको मौत की भी सजा देगी, क्योंकि वो तो तानाशाह है, वो कुछ भी कर सकते, उनके ऊपर उनको सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। ऐसी ओर हमारा भारत जा रहा है 2014 से, ऐसा आरोप जो है वो ध्रुव राठी के द्वारा लगाया गया है। अभी आपसे मेरा सवाल है कि क्या सच में हमारा देश इस तरीके का अभी बन गया है। जिस ध्रुव राठी ने सरकार पे तानाशाह का एलिगेशंस लगाए, 600 से ज्यादा वीडियो इस यूट्यूबर ने बनाया, जिसमें से 300 से ज्यादा वीडियो नरेंद्र मोदी और सरकार के खिलाफ बनाए। एक साल मुझे भी हो गई यूट्यूब में, मैंने भी कई ऐसे वीडियो मोदी और सरकार के खिलाफ क्रिटिसिज्म करते हुए बनाए। आज तक क्या मुझे या ध्रुव राठी को, और ऐसे कई चैनल है हमारे देश में यूट्यूब पे जो सरकार के खिलाफ क्रिटिसिज्म करते हैं, चाहे फिर रवीश कुमार हो, अभिसार शर्मा हो या आकाश बैनर्जी जिनका द देशभक्त चैनल है, इन सबने क्रिटिसिज्म किया है। कभी किसी को उठाया, जेल में डाला या मौत की सजा मिली है। तानाशाह का जो डेफिनेशन है वो तो ऐसा ही है कि सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, जबकि इसी यूट्यूबर ने सरकार के खिलाफ 300 से ज्यादा वीडियो बनाए। क्या इनके चैनल को भारत में कभी बैन हुआ है या इनको कभी अरेस्ट हुई है? तो फिर किस तरीके का तानाशाह। लेकिन सरकार के खिलाफ अगर कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है, सरकार के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है, लिख रहा है, तो उसकी आवाज को दबा देना, उसको उठा के जेल में डाल देना, चाहे फिर उसका इनकाउंटर कर देना, क्या ये चीजें भारत में इसके पहले हुई है जिसको तानाशाही कहते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों, हाँ हुई है। 1974 से लेके 1977 तक इमरजेंसी के नाम पे ऐसी तानाशाही इस देश में, इस देश के देशवासियों ने देखी है। ये जर्मनी में रहने वाला एनआरआई ध्रुव राठी यूट्यूबर, इसने शायद गूगल पे ही ये सारी चीजें सर्च किए, कभी आके भारत में भारत के इतिहास के पन्नों को उन्होंने नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ता तो समझ में आ जाता कि 1975 से लेके 77 तक भारत में विरोधी पार्टी नहीं थी, कोई न्यूज़पेपर नहीं था, कोई न्यूज चैनल नहीं था, कोई बोलने वाला लिखने वाला नहीं था। अगर लिखने की जरूरत भी कोई सरकार के खिलाफ करता तो उठा के उन्हें जेल में डाल देते। आज की मौजूदा सरकार के जो बड़े बड़े नेता है, चाहे फिर वो नितिन गडकरी जी हो, मोदी जी हो या फिर लेट अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन सबको 2 साल का कारावास हुआ था जब उन्होंने उस समय पे 75 में सरकार के खिलाफ बोलने की जरूरत की। अगर इनको नहीं पता है, इनका अगर अभ्यास कम है, तो इन्हें पढ़ लेना चाहिए कि 1975 में इसकी सरकार थी और प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो इसे डिक्टेटरशिप कहा जाता है। और रही बात जिन कंट्री के साथ ध्रुव राठी ने हमारे देश को कंपैरिजन किया है कि रशिया और उत्तर कोरिया के जैसे हमारा देश जो है वो तानाशाह बनता जा रहा है। चाइना कौन सा डेमोक्रेटिक कंट्री है? चाइना का नाम ध्रुव राठी ने क्यों नहीं लिया?
अब ये चीज सोचने पे ध्रुव राठी यहाँ पे मजबूर करती है कि ध्रुव राठी एक लेफ्टिस्ट विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति है, प्रभावित एक यूट्यूबर है, और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस कहीं ना कहीं लेफ्ट विचारधाराओं से प्रभावित है, और पूरा चाइना कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट और लेफ्ट विचारधाराओं से प्रभावित है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन है, इसके वजह से ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में चाइना का नाम नहीं लिया। क्या चाइना डिक्टेटरशिप नहीं है? चाइना में तानाशाही नहीं है? क्या चाइना में वो लोकतंत्र देखने मिलता है जो भारत में है? अभी दूसरा एलिगेशन ध्रुव राठी ने लगाया कि वन नेशन वन पार्टी की ओर भारत जा रहा है। मोदी सरकार जो है वो सारे पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर देना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी सारे पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर देना चाहती है और पूरे देश में एक ही पार्टी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी। और उसके लिए ये गवर्नमेंट या फिर बीजेपी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल कर रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो अभी फ्रॉड कर रही है इलेक्शन में, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट में, हर म्यूनिसिपालिटी में, हर ग्राम पंचायत में, हर जगह पे जीत के आए और पूरे भारत में सिर्फ एक ही पार्टी रहे, वो बीजेपी। ऐसा एलिगेशन ध्रुव राठी ने अपने वीडियो के माध्यम से लगाया और लोगों को कहा कि आप सोचिए कि देश किस ओर जा रहा है। तो कुछ डेटा मेरे पास भी है, उस डेटा के ऊपर अभी बात कर लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि क्या ये एलिगेशन सही है या नहीं। देखिए, हमारे देश में 29 स्टेट है जिसमें 8 नेशनल बड़े पार्टीज है, 55 स्टेट पार्टीज है और 2597 रिकॉग्नाइज पार्टी है। जो 29 स्टेट है उसमें आंध्र प्रदेश में वाईआरएस कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और वहीं पे वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, जैसे कि वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में द्रविड़ का, तो ये अलग अलग पार्टियों की सरकार है। तो इस समय पे बीजेपी ने क्या कहा कि चलो यार, ये जो 8-10 स्टेट है इसको साइड में रखते, पहले 19 स्टेट में अपनी पार्टी बना लेते, अपना स्टेट बना लेते, और इलेक्शन कमीशन को हर जगह पे फ्रॉड करने बोलते और बोलते कि चलो कर्नाटक दे दो, तेलंगाना दे दो, उनको हिमाचल प्रदेश दे दो, वेस्ट बंगाल दे दो, यहाँ पे हम फ्रॉड नहीं करेंगे। हमें जहां जहां पे वोट पहले से मिलते आ रहे, पहले से हमारी सरकारें बनती आ रही है, वहीं पे हम जाके फ्रॉड करते हैं। तो क्या ये एलिगेशन सही है? लास्ट ईयर में हमने देखा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई। अभी जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें तेलंगाना में कांग्रेस वन साइडेड जीती, वहीं पे वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में हारी। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां पे तो एग्जिट पोल भी ये कह रहे थे कि कांग्रेस ही जीतेगी, वहां पे फिर कैसे हारी? वहां पे क्या इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड किया, या फिर इनके जो आपसी रंजिश थे, जैसे कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में लड़ाइयां चल रही थी, राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के बीच में लड़ाइयां चल रही थी, इनके आपसी रंजिशों ने इनको हराया। इनके जो आपसी लड़ाइयां है इन्होंने इनको हराया। इनके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम था, इनके कार्यकर्ताओं में प्रॉब्लम था, इन सारी चीजों ने कांग्रेस को मिलकर हराया, ना कि इलेक्शन कमीशन के फ्रॉड। अब रही बात दूसरी की, हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इलेक्शन कमीशन के एक ऑफिसर ने जो है वो फ्रॉड किया और बीजेपी जो है वहां पे पूरी ओपन हो गई, पूरी एक्सपोज हो गई कि किस तरीके से बीजेपी इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करके फ्रॉड करती है। अभी देखिए, कॉमन सेंस नाम की चीज हमारे पास है, जरूर है, और यहाँ पे एक कॉमन सेंस आप यूज कीजिए कि वो अधिकारी है, वो कोई 2 टके का चोर नहीं है, डाके दुकान में कोई दूध का पैकेट या टॉफी नहीं चुरा रहा है। 2 टके का चोर जिसको अक्ल नहीं है, जिसको पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी चुराते समय इतना जरूर ध्यान दिखता है कि यहाँ पे सीसीटीवी लगा है कि नहीं, या सीसीटीवी में दिख रहा हो या नहीं। इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऑफिसर सीसीटीवी की तरफ देख के भारतीय जनता पार्टी के फेवर में चीजें कर रहा है। हम इतने बेवकूफ है कि ये चीज हमें समझना है कि जानबूझ के कॉन्स्पिरेसी किया जा रहा है। देखिए, सोचिए जरा, दिमाग पे जोर डालिए कि आप इतनी बड़ी चीज कर रहे हो और सीसीटीवी कैमरा के तरफ देखकर कर रहे हो, और उसके बाद में सीसीटीवी कैमरा का फुटेज पब्लिक होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कहता है कि डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ है। अभी देखिए, हिंदी पिक्चरें हम देखते हैं, हिंदी पिक्चर में जैसे हम देखते हैं, आम जिंदगी में हम देखते हैं कि किसी इंसान ने किसी इंसान को अगर मर्डर करने की धमकी दी और उस इंसान का सच में मर्डर हो जाता है, तो किस पे एलिगेशंस आएंगे? कौन पकड़ा जाएगा? जिसने धमकी दी उसने। अब ऐसा इतना ओपनली सीसीटीवी के सामने अगर कुछ हम कर रहे हैं और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है वो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एलिगेशंस लगा रही है, मतलब भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के असेंबली इलेक्शन हार जाती है, वो तेलंगाना में हार जाती है, वो वेस्ट बंगाल दिल्ली में हार जाती है, वो पंजाब में हार जाती है, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल वो वहां पे नहीं करती है, और एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर बिठाने के लिए ओपनली सीसीटीवी कैमरा के सामने भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि खराब कर रही है, और वो भी इलेक्शन के समय पे। इतनी बेवकूफ वो पार्टी आपको लगती है, इतना बेवकूफ कोई आदमी आपको लगता है कि जानबूझ के ऐसे करे और वो सीसीटीवी में, न्यूज में आए, पब्लिक में आए?
थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए, आपको भी पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि ये जानबूझ के बदनाम करने के लिए किया गया है। अब तीसरा एलिगेशन ध्रुव राठी ने लगाया कि यहाँ पे इस देश में विरोधी पार्टियां बची नहीं है, विरोधी पार्टियों को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे बीजेपी कैसी थी और आज कैसी है। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक समय पे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इसी कांग्रेस ने एक सीट के लिए गिराई थी, एक सीट के लिए वो सरकार गिराई थी। तब जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो स्टेटमेंट कहा था कि इस तरीके की राजनीति अगर करना है तो ऐसे सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। आज जिस समय पे लोगों को फोड़ कर, लोगों को रिसोर्ट में बिठा के, लोगों को उठा के जिस तरीके से सरकार बनाई जाती है, कहीं ना कहीं ये देन, ये संस्कार कांग्रेस के, इसकी शुरुआत, इसकी नींव कांग्रेस ने इस देश में डाली है और वही चीज आज कर रहे हैं। मतलब सिखाया आपने और कर बीजेपी वाले रहे हैं। जिस समय पे कांग्रेस की सरकार थी और विरोधी पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे थे, उस समय पे अटल बिहारी वाजपेयी जिन सवाल जो कांग्रेस से पूछे थे, मतलब सरकार से जो पूछते थे, वो भारत के विकास के लिए था, भारत के डेवलपमेंट के लिए था, भारत के भविष्य के लिए था। आज की जो विरोधी पार्टी जिसके बारे में ध्रुव राठी बोल रहे हैं, आज की विरोधी पार्टी है कौन सी? आज जो ये अलायंस बनी हुई है इंडिया नाम से, ये पूरी तरीके से एक अनएथिकल अलायंस है। ऐसे लोग एक दूसरे के साथ रह के काम कर रहे हैं जो एक दूसरे के ऊपर कई सालों से बस कीचड़ ही फेंकते आए हैं। अभी जो इंडिया अलायंस बनी है, इनके पास क्या एजेंडा है, क्या इनका रोल मॉडल है, कौन इनका पीएम का चेहरा है और क्या ये देश के विकास के बारे में सोच रहे हैं, क्या है इनके मैनिफेस्टो में? कभी इन्होंने जितनी बार मीटिंगें की है उसमें कभी बताया कि देश के बारे में हम सोच रहे हैं? ये सब एक आ रहे हैं क्योंकि इनको मोदी को हराना है, बस इनको मोदी को हटाना है, दूसरा इनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई इनका टारगेट नहीं है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, एकदम सिंपल सवाल पूछता हूँ कि क्या आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना पसंद करोगे इस देश के लिए? आपके जैसे एनआरआई यूट्यूबर जर्मनी में बैठ के देश को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और हमारे देश की विरोधी पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके देश को बदनाम कर रहे हैं। अब दोनों का जो काम करने का तरीका है वो सेम है। देश में क्या चल रहा है, देशवासियों के साथ बात करने की बजाय आप बाहर जाके बाहर के मीडिया के सामने बताते हो कि हमारा देश कैसे गंदा है, हमारा देश कैसे खराब है, हमारे देश में किस तरीके से ऐसी तानाशाही चल रही है, हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है। इससे समझ में आता है कि आपको देश की कितनी चिंता है। चौथा एलिगेशन लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार जो है वो ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करके विरोधी पार्टियों के नेताओं को अरेस्ट करा रही है, उनको जेल में डाल रही है, उनको तकलीफ दे रही है। अभी पहली बात तो मुझे सिंपल ये चीज समझ में आती है कि हिंदी पिक्चर हमने बहुत प्रभावित हम हिंदी पिक्चरों से, उसमें हमेशा एक डायलॉग होता है कि नेता को कभी जेल नहीं होता, नेता को कभी सजा नहीं होती। जब अब हो रही है तो प्रॉब्लम क्या है? इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया और सोरेन को अरेस्ट किया तो ये गलत है, इनको अभी अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते या फिर सरकार में शामिल हो जाते तो इनको अभी आज के आज छोड़ा जा सकता है। अभी ये 2014 के बाद में ही चल रहा है कि इसके पहले भी ऐसा हुआ करता था? इसका भी डेटा मेरे पास है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार 2004 से लेके 2014 तक, मतलब कांग्रेस के सरकार में कई लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें से 95% लोग ये एनडीए के थे, मतलब बीजेपी और उनके अलायंस पार्टियों के थे। 95% अपोजिशन को सीबीआई की तरफ से अरेस्ट हुआ था 2004 से लेके 2014 तक, और इस सीबीआई को उस समय पे कांग्रेस ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन भी कहा जाता था। और वही 2014 के बाद आज तक जितने लोगों को अरेस्ट किया है उसमें अपोजिशन में 80% लोग हैं। मतलब सिंपल है, आप कंपैरिजन कर लीजिए कि 2004 से लेके 2014 तक जिन भी पार्टियों के नेताओं को अरेस्ट हुए उसमें 95% अपोजिशन वाले थे और आज 80% अपोजिशन वाले। मतलब कांग्रेस ने सीबीआई का इस्तेमाल करके 15% ज्यादा लोगों को अपोजिशन के अरेस्ट किया था उनके सरकार के टाइम पे। लेकिन ध्रुव राठी ये बताना भूल गए, बस वो ये बताना चाहते क्योंकि आज सोशल मीडिया है, आज लोगों के सामने बताना आसान है। 2004 से लेकर 2014 में सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट फ्री नहीं था, वो कहीं ना कहीं 2014 के बाद फ्री हुआ। इसकी वजह से हम मनचाहा सरकार के ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं। गूगल का आधा डेटा, आधा पन्ना हम बता के लोगों को जो नजरिया बदल सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि कुछ चीजें सच में इस वीडियो में सही बताई गई, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने 2019 में पुलवामा में जो लोग शहीद हुए उनके नाम पे वोट मांगा, ये सरासर गलत है। भले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स में लिखा है कि आप इंडियन आर्मी का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर लिखा भी नहीं होता तो किसी के शहादत के नाम पे वोट मांगना सरासर गलत है, अनएथिकल है। लेकिन साथ ही साथ ये भी सवाल है कि उस समय पे जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे वो थे सत्यपाल मलिक, जो 4 साल तक चुप रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने पुलवामा का अटैक प्री प्लान किया था, सरकार के द्वारा प्री प्लान किया था, क्योंकि उन्हें वोट मांगना था।
तो ये 4 साल तक शांत क्यों रहे? और 4 साल बाद जब अपनी कुछ चीजें उनको नहीं मिली होगी, जब अपना पेट भर गया या फिर कुछ चीजें उनको नहीं मिली जो एक्सपेक्टेड होगी, उसके बाद में ये मीडिया के सामने आके बोलते हैं कि ये पूरा प्री प्लान था। तो इस तरीके का किसी के शहादत का मजाक उड़ाना भी गलत है। अगर वोट मांगना गलत है तो एक समय के बाद उसी चीज को कंट्रोवर्सी बना के उन शहीदों को बदनाम करना भी गलत है। ये चीजें भी ध्रुव राठी ने दिखानी चाहिए थी। रही गोदी मीडिया, तो ये तो चाटुकार है। मतलब सरकार किसी की भी हो, आज ये सारे न्यूज चैनल गोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं, पहले ये गांधी मीडिया के नाम से जाने जाते थे। क्योंकि मैं भी कई सालों से न्यूज देख रहा हूँ। 2014 के पहले जितने भी ये न्यूज एंकर थे, चाहे फिर वो सुधीर चौधरी हो या रजत शर्मा, ये पूरे कांग्रेस की तरफ से बात करते थे। कांग्रेस का एजेंडा, कांग्रेस का सक्सेस और कांग्रेस किस तरीके से देश को नई ऊंचाई पे लेके जाना चाहता है, ऐसी बातें इन न्यूज एंकरों के द्वारा की जाती थी। आज वो बीजेपी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये चैनल है, प्राइवेट चैनल है और इनको फंड चाहिए होता है, इनको एडवर्टाइजमेंट चाहिए होती है, और जो फंड देता है, एडवर्टाइजमेंट देता है, उनके तरफ से बात करते हैं। रही बात प्रोटेस्ट की, और प्रोटेस्ट में पिछले 4 साल में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और ऐसे जब प्रोटेस्ट होते हैं, महाराष्ट्र में भी चल रही है, तो ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं तो पुलिस वालों को जिनको बंदोबस्त करना था, वो भी तो आम इंसान है, उनको भी तो इंजरी होती है, उनको भी तो तकलीफ होती है, तो उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए। हर बार किसी चीज को मांगने के लिए बस उठ जाओ और प्रोटेस्ट करो, ये चीज भी सही नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि सरकार पिछले 10 साल में कुछ भी गलत नहीं थी, ऐसा नहीं है। बहुत जगह पे उन्होंने गलत चीजें की है, गलत कदम उठाए, लेकिन उतने कुछ अचीवमेंट्स भी सरकार ने दिखाए हैं। जो चीजें अच्छी है उनको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो चीजें गलत है उनको क्रिटिसाइज जरूर करनी चाहिए, लेकिन उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। आप भारत के छवि को इंटरनेशनल लेवल पे खराब कर रहे हो। आप भारत जो एक ऊंचाई को छू रहा है, आज भारत जो इंटरनेशनल लेवल पे अपना दबदबा बना रहा है, आज भारत जो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, उस समय पे आप एक नई आइडेंटिटी भारत को अपने 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर के साथ देना चाहते हो कि भारत एक तानाशाही देश है, जैसे कि रशिया और कोरिया। आज कहीं ना कहीं ये सरकार के खिलाफ कम और देश की छवि के खिलाफ ज्यादा लगे। देश के बारे में इतना आपको अगर समझ है, सोच है, तो भारत में आके रहिए, भारत को अंदर से जानिए। जर्मनी में बैठ के भारत को बैठे बैठे वहां से क्रिटिसाइज मत करें। और रही बात भारत डिक्टेटरशिप बनेगा या तानाशाह बनेगा या नहीं, तो भारत के संविधान कर्ताओं ने भारत के संविधान को इतना मजबूत बनाया कि किसी माँ के लाल में दम नहीं कि भारत को तानाशाह बना सके। भारत के संविधान की नींव इतनी मजबूत है कि कोई सरकार, चाहे फिर वो मोदी हो, गांधी हो या बीजेपी या कांग्रेस, इस संविधान, इस फंडामेंटल राइट्स और भारत के आम लोगों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। भारत का संविधान इस देश का सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रांग वो पिलर है जो कोई भी आके उसे हिला नहीं सकता, उसे तोड़ नहीं सकता। और यही संविधान है जिसने आपको बोलने की आजादी दी है, यही संविधान है जिसने मुझे बोलने की आजादी दी है, और यही संविधान है जिसने मोदी और गांधी दोनों को बोलने की, करने की और कुछ कर दिखाने की आजादी दी है। अपने अपने तरीकों से वो काम कर रहे हैं। अभी जनता आने वाले इलेक्शन में डिसाइड करेगी कि राहुल गांधी को आगे लाना है या मोदी को। लेकिन उसके पहले इस तरीके का वन साइडेड वीडियो बना के प्रोपोगेंडा फैलाना, क्रिटिसिज्म करना जिसमें देश की छवि खराब हो, वो मुझे मंजूर नहीं था। इसकी वजह से आज मैं आपके सामने आया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपकी अगर कुछ राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस कॉन्फिडेंस के साथ। आज मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।